ये बात है 1856 की, जब लगभग पूरे भारत पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। वो इतने महान हो चुके थे कि वो जो नियम निकालते वो हमें मानना पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते, कभी भी अपना अच्छा नहीं चाहा उन्होंने। लेकिन एक वक्त आया जब इसी भारत में से एक चिंगारी निकली, ऐसी चिंगारी जो कि किसी दूसरे कारण से निकली थी, लेकिन ये ऐसे आग में बन गई कि इसका अंत किसी दूसरे ही रूप में हुआ। और यही क्रांति कहलाती है हमारी 1857 की क्रांतिकारी। उर्फ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक मन नहीं हुआ है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लाइक करने पे मजबूर हो जाएं। और हाँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये चिंगारी क्यों निकली, मतलब ये रिवोल्ट स्टार्ट किसने किया और क्यों किया, किस कारण से किया। तो ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो ये कहना चाहता हूँ कि ये रिवोल्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिस रिवोल्ट से हम लोग आज़ाद हुए, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, उस रिवोल्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस रिवोल्ट को माना जाता है, क्योंकि इसमें पहले से भी, मतलब जिससे हम आज़ाद हुए उससे भी ज़्यादा मात्रा में लोग इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उस समय की सोसाइटी की कौन सी कैटेगरी के लोग क्यों शामिल हुए थे इस रिवोल्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीजेंट। पीजेंट इस रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा शामिल हुए थे। पीजेंट मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं किसान, फार्मर, जो कि एग्रीकल्चर करता है। तो वो मतलब मैं अगर बोलूँ पीजेंट मतलब आप समझिएगा फार्मर, ठीक है। तो जो पीजेंट थे वो इस रिवोल्ट में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उनको बस एक चीज़ से ब्रिटिशर्स से कंप्लेंट था, जो कि था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इससे लोग इसलिए इतना ज़्यादा परेशान थे कि ब्रिटिशर्स इस सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे पीजेंट से, उनकी ज़मीन का जिस पे वो खेती कर रहे हैं, इतना कि उनको जमा करना पड़ता था टैक्स ब्रिटिशर्स को देने के लिए। मतलब अगर अभी के समय में कोई इनकम टैक्स देता होगा तो वो उसकी इनकम से ले लिया जाएगा कुछ परसेंट, है ना, लेकिन यहाँ पे जमा करना पड़ता था क्योंकि उतना वो लोग अर्न नहीं करते थे जितना वो टैक्स देते थे। मतलब उनकी औकात से ज़्यादा पैसा उनसे लिया जाता था, तो इसी के लिए उनको कलेक्ट करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल से वो लोग कलेक्ट कर पाते थे टैक्स को, और फिर वो ब्रिटिशर्स को देते थे। और वो इतना मेहनत इसके लिए करते थे ताकि उनकी ज़मीन उनसे ना छीन जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये नियम रखा था कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हम आपकी ज़मीन बेच के अपना टैक्स कैसे ना कैसे करके कलेक्ट कर ही लेंगे। तो इसी के लिए उनका ज़मीन ना छीन जाए उनसे, वो पूरी कोशिश करते थे कि उनकी ज़मीन उनसे ना छीने ब्रिटिशर्स। तो वो लोग लोन लेते थे बेसिकली, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो वो बेसिकली मनी लेंडर्स और ज़मींदार से ही लोन लिया करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसी के कारण इतनी ज़्यादा पीजेंट्स इस रिवोल्ट में शामिल हुए। अब दूसरा कैटेगरी है हमारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इसमें इसलिए इतना शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण आर्टिस्ट की नौकरी उनसे छीन जाती थी इनडायरेक्टली। बेसिकली वो इस चीज़ से परेशान थे ब्रिटिशर्स से कि लॉस्ट ऑफ देयर जॉब्स, ब्रिटिशर्स के कारण ही उनकी नौकरी उनसे छीन जाती थी इनडायरेक्टली। अब मैं बताता हूँ कैसे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि आपको पता ही है, वो बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटल कर चुके थे इंडिया में 1857 तक। तो इसके कारण जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं मशीन मेड, वो ज़्यादा बिकने लगे इंडिया में, और हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वो बिकने कम हो गए, जिसके कारण आर्टिस्ट को कोई और नौकरी देखनी पड़ती थी या फिर पीजेंट बनना पड़ता था, क्योंकि उनको उनकी आर्टिस्ट वाली जॉब से उनको कुछ नहीं मिल रहा होता है।
तो वो पीजेंट बन जाते थे या फिर कोई सर्विस में आ जाते थे, और अगर वो पीजेंट बनते थे तो वही सेम चीज़ वापस से उनके साथ कंटिन्यू होता था। स्पॉइल स्पॉइल्स मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है कोई भी इंडियन सोल्जर जो कि ब्रिटिश आर्मी में होगा वो कहलाएगा एक स्पॉय। तो स्पॉय को बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से फेस करना पड़ता था। रेशियल मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, काला गोरा का जो भेदभाव उस समय ब्रिटिशर्स करते थे हमारे साथ, वो हर एक इंडियन को तो उस समय जूझना पड़ा ही है इस चीज़ से, और भी चीज़ों से इन्हें जूझना पड़ा है, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक में बेसिकली इनको कम सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू कोई भी ब्रिटिश सोल्जर के। मतलब अगर कोई सबसे लो रैंक का भी कोई ब्रिटिश सोल्जर होगा ना, उसे भी ज़्यादा मिलता था किसी स्पॉय के मुकाबले। अब हम मानते हैं रूलिंग फैमिलीज़। अरे रूलिंग फैमिलीज़ इसमें कैसे शामिल हैं? तो रूलिंग फैमिलीज़ में बेसिकली इन लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थे वो बेसिकली यही कहते थे कि आप हमारे अंडर में आ जाइए, आपकी सुप्रीम हम हो जाएंगे और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो मैं इसमें से इन सारी पॉलिसीज़ में से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉ डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया में, और इसमें ये नियम था कि कोई भी राजा जिसका अपना बेटा ना हो या फिर वो नहीं कर सकता तो उसे अडॉप्ट लेना पड़ेगा कोई बेटा। तो ऐसे राज्य को ब्रिटिशर्स के अंडर में आना पड़ जाएगा, और अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ठीक है, वो अपनी मर्जी का कर सकते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें ब्रिटिशर्स की सुननी पड़ेगी। तो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सब्सिडी अलायंस। इसमें ये होता है कि आप बस ब्रिटिशर्स बस एक इनविटेशन ले जाएंगे और कहेंगे कि आप हमारे अंडर में आ जाइए, अगर आप पे कोई आक्रमण करता है तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे उससे आपको जितवाने के लिए। तो ये इसमें नियम था। अब जो एग्री कर जाएगा तो ठीक है, वो अंडर में आ जाएगा, जो डिसएग्री करेगा उसे लड़ना पड़ेगा, वही चीज़। अब इससे बस यही एक दिक्कत था कि जो रूलिंग फैमिलीज़ पहले अपने मर्जी से इंडिपेंडेंट होके कोई भी रूल को इंट्रोड्यूस करवा सकते थे अपने राज्य में, या फिर जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन उनके ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाने के बाद वो अपने मर्जी का नहीं कर सकते हैं, उन्हें ब्रिटिशर्स की सुननी पड़ती होगी। और इन्हीं सारे डिससेटिस्फैक्शन के कारण रूलिंग फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हो जाते हैं रूलिंग ब्रिटिशर्स को लेके। अब ये सब तो हमारा हो चुका है। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वो कैटेगरीज में नहीं आता है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अलग अलग चेंजेस किए हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे कि सती प्रथा को उन्होंने हटाया। ऐसा भी नियम था जैसे कि औरतें पढ़ाई नहीं कर सकती हैं या फिर कोई विधवा वापस से शादी नहीं कर सकती है। ऐसे जो गलत नियम थे हमारे रिलीजियंस में, उन चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने हटवाया हमारे धर्म में से। मानता हूँ उन्होंने सही किया एक तरह से, उन लोगों ने हमारा अच्छा चाहा इसी के लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर हो सकता है कि बुरा चाहा होगा, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं उस समय का थोड़ी ना हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, हर एक इंडियन अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था, तो वो इतने सारे चेंजेस करते थे। उस समय वो नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने पूरी तरह से अपने गुस्से को एक्सपोज किया, दर्शाया ब्रिटिशर्स को। अब ये हो चुका है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस रिवोल्ट में क्यों आई। अब मैं आपको बताऊंगा मेन कारण कि चिंगारी क्यों निकली और कहाँ से निकली और किस कारण से निकली। तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों शुरुआत हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 1853 में एक न्यू टाइप का राइफ़ल इंट्रोड्यूस करवाया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी को। ये राइफ़ल थोड़ा सा एडवांस था पहले के मुकाबले, ऐसे इसका नाम था इनफील्ड पैटर्न राइफ़ल। अब इसमें ये न्यू था कि इसका जो मारने की जो एक्यूरेसी थी किसी बुलेट को कहीं भी फायर करने की, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं, उस समय ज़्यादा एडवांस तो नहीं था हर एक चीज़ में, मतलब लोग कम एडवांस थे किसी भी चीज़ को देखा जाए आज के मुकाबले। तो आजकल के समय में है कि हाँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, कोई शार्प शूटर होगा तो वो यहाँ पे ज़रूर मार सकता है।
एग्जैक्ट, वो भी कि कम से कम 500 या फिर 1 किलोमीटर तक की दूरी से भी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एयर के कारण या फिर किसी ज़्यादा डिस्टेंस के कारण वो यहाँ पे ना मार पाया, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में ज़्यादा एडवांस तो चीज़ें थी नहीं, तो इसके कारण ये होता था कि अगर कोई किसी के हेड पे पॉइंट करेगा तो वो शायद हो सकता है कि उसके सीने पे लगे, हाथ पे लगे या फिर हो सकता है गले में लगे, लेकिन एक्यूरेट नहीं रहता था कि यहाँ पे मार रहे हैं तो यहीं पे लगेगा। कम डिस्टेंस होगा तो भले अलग बात है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करके नया राइफ़ल इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस राइफ़ल में बेसिकली ये नया सिस्टम था कि बुलेट्स थोड़ी सी एडवांस हो गई थी और कार्टेज मतलब बारूद, जो कि आजकल के समय में के बुलेट्स के ऐसे आपने देखा होगा इतना बड़ा हो। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक्चुअली में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसी भी बुलेट का। तो आपने देखा होगा ऐसे करके होता है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ये एक्चुअली में बुलेट कहलाता है, और ये जो हिस्सा होता है इसमें कार्टेज भरा होता है मतलब बारूद। तो यहाँ पे जब हल्का सा स्पार्क होता है, आग लगती है, तो ये ब्लास्ट होता है और ये बुलेट आगे की तरफ स्पीड से भागता है। तो ऐसे होता है किसी भी बंदूक में आजकल के समय के, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बारूद को अलग भरना पड़ता था और बुलेट को भी अलग डालना पड़ता था। जैसे कि मैंने कहा कि कार्टेज रखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया था। पहले भी एक, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ में बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्चुअली में ही इतना बड़ा हो, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसे तरीके के शेप में यहाँ पे ऊपर में रस्सी रहेगा, ये ताकि कोई भी इसको ऐसे लगाए तो वो आराम से खींच सके यहाँ पे जो कैप होगा उसको। अब इसके अंदर कार्टेज होता था मतलब बारूद, तो उसको अलग से भरा जाता था उस समय में। तो इसमें बस ये अंतर था कि जो बाहर का इसका बाहर का जो ये चीज़ बना हुआ है बाहर का, जिसमें ये पैक्ड है कार्टेज, मतलब जिस बॉक्स में ये पैक्ड है वो कार्टेज किसी और चीज़ से बनना शुरू हो चुका था। गाय या फिर सूअर के चमड़े से इसे बनाया गया है। किसी ने ये बात को फैला दी इंडिया में, जिसके कारण ये पूरे में फैलने लग गया। अब मैं आपको एक तारीख बताना चाहता हूँ जो कि है 29 मार्च 1857। इस तारीख को क्या होता है कि बैरकपुर, जो कि बंगाल का ही एक जगह है, वहाँ पे पहली बार जो मैंने आपको बताया न्यू टाइप ऑफ राइफ़ल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यहाँ पे इस तारीख को। और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर एक इंडियन अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था, और हिंदुओं में ये नियम है कि वो गाय को अपने मुंह में नहीं लेंगे, मतलब गाय का मांस नहीं खाएंगे, आप समझ सकते हैं। और जो मुस्लिम था उसमें ये नियम था कि वो सूअर को कभी अपने मुंह में नहीं लेंगे। तो इसमें ये हो जाता था कि दोनों ही इस चीज़ को इनकार कर रहे थे कि हम इस न्यू टाइप ऑफ राइफ़ल को नहीं टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, ये हमारे धर्म के खिलाफ़ है। लेकिन तब भी फोर्सफुली एक आदमी जिसका नाम था मंगल पांडे, उसे कहा जाता है कि तुम इस राइफ़ल को टेस्ट करो जोर ज़बरदस्ती। तो जैसे ही वो आ रहा होता है, वो वहाँ पे जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको मार के वहाँ से भाग जाता है। अब फिर हर एक को बोल दिया जाता है कि मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर है, उसे पकड़ना है। अब उसे पकड़ के फिर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, क्योंकि उसने ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा है, यहाँ तक कि बात को भी डिसओबे किया है, ब्रिटिशर्स की बात को डिसओबे किया है, मतलब सीनियर्स की बात को डिसओबे किया है। इसके कारण उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती। अब ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि जिसने हल्का सा भी शुरू किया है अगर उस दिन वो मंगल पांडे को छोड़ दिए रहते तो हो सकता था कि मंगल पांडे इस चीज़ को और आगे फैलाता और बेसिकली एक लीडर बन जाता इस रिवोल्ट का, और इसको लीड कर रहा होता इस रिवोल्ट को। तो ये कभी लीडर बना ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे पहले ही मार दिया, ये सोच के कि हम इसे पहले ही ख़त्म कर देते हैं, कभी कोई जाग ही नहीं पाएगा। अब जो टाइप ऑफ राइफ़ल बैरकपुर में 29 मार्च को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसी राइफ़ल को 10 मई को मेरठ में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
अब ये बात कि मंगल पांडे नाम के सोल्जर ने ऐसा काम किया है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो मेरठ में जो भी सोल्जर्स थे, मतलब जो भी स्पॉयज़ थे, उन्होंने भी यही काम किया। वहाँ पे 85 सोल्जर्स के ग्रुप ने मिल के ब्रिटिशर्स की बात को डिसओबे किया और फिर ब्रिटिशर्स ने इन सबको जेल भेजवा दिया और फिर उनकी नौकरी भी ख़त्म करवा दी उनसे उनकी नौकरी छीन ली। उनको वापस से लगा कि वो ऐसा करेंगे तो लोग शांत हो जाएंगे वापस से और कभी ना कभी इस राइफ़ल का उन्हें यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 85 सोल्जर्स करके उस प्रिजन को ब्रेक करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो मार्च करते करते दिल्ली तक पहुँच जाते हैं वो 85 सोल्जर्स। और फिर वो बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस समय मुग़ल के रूलर थे, उनको पूरे इंडिया का एम्परर घोषित करके कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए इस रिवोल्ट में, हम आपको पावर दिलाएंगे। कि वैसे भी लगभग बहादुर शाह जफ़र की पावर्स को ब्रिटिशर्स ने मिसयूज़ करके उनको ख़त्म कर दिया था। तो वो एग्री कर जाते हैं क्योंकि उनको भी अपना बदला लेना रहता है ब्रिटिशर्स से। और फिर आपको ये बात पता ही है कि वो उस समय कमज़ोर हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना और लोगों को इसमें शामिल कर लूँ, और उन्होंने और भी दूसरे लोगों को दूसरे स्टेट्स के लोगों को शामिल किया इस रिवोल्ट में, और उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया इस रिवोल्ट में। अब हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन थे और कहाँ से थे। ये वो लोग थे जो कि इस रिवोल्ट में मेन रोल प्ले किए हैं। तो सबसे पहला है हमारा दिल्ली, और दिल्ली की तरफ से थे बहादुर शाह जफ़र। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जो 85 सोल्जर्स थे वो दिल्ली आके बहादुर शाह जफ़र को इंडिया का एम्परर घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ सकता है कि दिल्ली की तरफ से बहादुर शाह जफ़र हैं और उन्होंने अच्छा साथ दिया इस रिवोल्ट में। और मेरठ की तरफ से थे 85 सोल्जर्स। मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि वो लोग मेरठ से थे, लेकिन वो दिल्ली तक मार्च करते हैं बहादुर शाह जफ़र से मिलने के लिए। अब हमारा तीसरा है कानपुर, और कानपुर की तरफ से थे नाना साहेब। लखनऊ की तरफ से थे बेगम हज़रत महल। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाना साहेब इसके लिए थे इस रिवोल्ट में क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, इनके पिता थे बाजीराव द्वितीय, जिनका एक्चुअली में नेम था पेशवा बाजीराव द्वितीय, लेकिन उनका टाइटल ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। आपको पता ही होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। और यहाँ तक कि उनके राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से भी गुजरना पड़ रहा था। मतलब जो नाना साहेब थे वो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव द्वितीय के, तो उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से गुजरना पड़ रहा था, जिसके कारण वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इसी के कारण नाना साहेब भी इस रिवोल्ट में अपना साथ दिए। और लखनऊ के तरफ से बेगम हज़रत महल इसके लिए थी, लखनऊ मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं अवध में कहूँ मतलब लखनऊ कहूँ मतलब अवध। तो अवध का राजा वाजिद अली खान, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, और फिर वो इन्हीं सब दिक्कतों को फेस करने के कारण, ब्रिटिशर्स के कारण ही उनको इतनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, और इसी के कारण वो मर जाते हैं। और उनकी वाइफ बेगम हज़रत महल ने अपना रिवेंज लिया इस रिवोल्ट में अपना साथ देके। और हमारा अगला है आरा के तरफ से वीर कुंवर सिंह। इनका नाम तो आपको पता ही होगा कि ये 80 के होने के बावजूद भी इस रिवोल्ट में अपना साथ देते हैं, मरते दम तक देश का साथ देते हैं। अब हमारा है झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम भी आप जानते ही होंगे, और ये भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर लेती हैं, और आज इसी के कारण आज भी हम इनको याद रखे हुए हैं अपने इतिहास में। ये इस रिवोल्ट में इसलिए शामिल होती हैं क्योंकि इनको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के 1-2 दिन बाद ही इनके पति मर जाते हैं, और इनका पास्ट में ये बचपन से ही तलवारबाजी में एक्सपर्ट थी, मतलब ये इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहती थी। तो जब ब्रिटिशर्स आए इनसे लड़ने के लिए, राज्य को अपने अंडर में करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी के थ्रू, तो ये मना कर देती हैं और फिर लड़ना पड़ता है इनको। तो इसी के कारण ये इस रिवोल्ट में शामिल हुई। इस पार्ट के लिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा था
कि ये रिवोल्ट क्यों शुरू हुआ और इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इस रिवोल्ट में क्यों आया। और ये हमारा मिशन टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में सीधे मिलने वाला हूँ। चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, एक काम ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपने कहा था कि आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, और मैंने भी कहा था कि आपको करना पड़ेगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ मर्जी वहाँ कीजिएगा। अगर नहीं करना है तो मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो ना कम से कम। बाय बाय।